नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी सुप्रीम कोर्ट में फंसी सीबीआई की, राकेश टिकैत की सरकार को चुनौती की, बंगाल उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग के फैसले की, जानेंगे राजस्थान पंचायत चुनाव में किस पार्टी ने मारी बाजी और कांग्रेस ने क्यों साधा सरकार पर निशाना। बात करेंगे बिहार में जेडीयू और आरजेडी के बीच छिड़े विवाद की और बुलेटिन के आखिर में बात अफगानिस्तान में सरकार पर फंसे पेच की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। असम में हुआ कार्बी आंगलोंग समझौता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 5 से अधिक संगठनों के 1000 से अधिक लोग लौटे मुख्यधारा में। असम में अलग से कार्बी आंगलोंग राज्य की हो रही थी मांग। राहुल गांधी ने सरकार पर ट्वीट कर साधा निशाना। जेईई मेंस परीक्षा का उल्लंघन करने का लगाया आरोप, कहा सरकार कवर अप करने में है माहिर। भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन पर मायावती ने साधा निशाना। बीएसपी का बढ़ रहा है जनाधार, हमारी नकल कर रही है बीजेपी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के चौथे विधायक सोमेन रॉय टीएमसी में शामिल। घर वापसी पर बोले सोमेन, मुझे कुछ परिस्थितियों के कारण बीजेपी की टिकट पर लड़ना पड़ा चुनाव, लेकिन मेरी आत्मा और दिल टीएमसी के। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। देश में होने वाले कई मामलों की जांच का जिम्मा इस एजेंसी को दिया जाता है, लेकिन कुछ समय से सीबीआई जांच पर सवाल खड़े होने लगे हैं, खासतौर पर उन मामलों में जहां सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोगों की जांच उसके हाथों में हो। और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई पर शिकंजा कस दिया है। आखिर क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सीबीआई एक बार फिर सवालों में है और इस बार सवाल उठाए हैं खुद सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट ने सीबीआई जांच को लेकर उससे सवाल किया है कि वो बताए कि उसकी जांच का रिजल्ट क्या है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के जो मुकदमे चल रहे हैं उन मामलों में हो रही देरी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अदालती मामलों में एजेंसी की सक्सेस रेट पर डेटा मांगा है। दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकता है। दरअसल एक मामले में सीबीआई ने 542 दिनों की देरी के बाद अपील दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और उसने केंद्रीय एजेंसी के कामकाज और उसके परफॉर्मेंस का विश्लेषण करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक को निर्देश दिया है कि वह उन मामलों की संख्या को कोर्ट के सामने रखे जिसमें एजेंसी ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्टों में अभियुक्तों को दोषी ठहराने में सफल रही। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि सीबीआई निदेशक कानूनी कार्रवाई के संबंध में विभाग को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। जस्टिस संजय किशन कौल और एम सुंदरेश की बेंच ने कहा कि सीबीआई की कुछ जवाबदेही होनी चाहिए। पीठ ने कहा कि एजेंसी के लिए केवल मामला दर्ज करना और जांच करना ही काफी नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि अभियोजन सफलतापूर्वक किया जाए। पीठ ने सीबीआई से अभी निपटाए जा रहे केसों और सफलतापूर्वक पूरे किए गए मामलों का पूरा विवरण मांगा है। सीबीआई को यह भी ब्यौरा देने के लिए कहा गया है कि अदालतों में कितने मामले लंबित हैं और कितने समय से हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से सक्सेस रेट पर डेटा मांग लिया है और मामलों में हो रही देरी पर सवाल भी किया है। सवाल मोदी सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून पर भी बने हुए हैं। किसान संगठन कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि ना तो कानून वापसी की बात कर रही है और ना ही बीच का रास्ता निकालने के लिए किसानों से बात कर रही है, जिसके चलते किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर सरकार को चेतावनी दे डाली है। तो क्या बोले टिकैत, देखिए रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर में रविवार को किसानों की महापंचायत है। हरियाणा, पंजाब और पूर्वी यूपी से लोगों का मुजफ्फरनगर आना अभी से ही शुरू हो गया है। महापंचायत के लिए किसानों में जो उत्साह दिख रहा है उसे लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, महापंचायत के लिए पहुंचने वाले लोगों की संख्या को बताना असंभव है, लेकिन मैं वादा कर सकता हूं कि लोग बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। किसानों को महापंचायत तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वे हमें रोकते हैं तो हम बैरियर तोड़ते हुए पहुंचेंगे। टिकैत ने साफ कर दिया कि यदि सरकार ने किसानों को रोकने की कोशिश की तो सरकार की ये कोशिश बेकार जाएगी। किसान हर बैरियर को तोड़ देंगे। मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत पर सभी राजनीतिक दलों की भी नजर है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा इस दौरान मिशन यूपी का ऐलान कर सकता है, जिसमें यूपी की योगी सरकार के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया जाएगा। सरकार के खिलाफ किसानों की लामबंदी की कोशिश है। राकेश टिकैत ने भी इसका संकेत देते हुए कहा कि चुनाव अब सामने है और यूपी में किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है। यूपी में बिजली की कीमतें लगातार बढ़ाई जा रही हैं। बिजली की कीमतें सबसे ज्यादा हैं, लेकिन किसानों की फसलों की कीमत नहीं बढ़ रही है। 2016 के बाद से गन्ने की कीमत नहीं बढ़ाई गई है। केंद्र ने 5 पैसे प्रति किलो बढ़ा दिए हैं। ये लोग किसानों का अपमान कर रहे हैं।
टिकैत ने कहा कि ये पहली महापंचायत है, ऐसी 18 महापंचायत यूपी में पहले चरण में आयोजित की जाएंगी और केंद्र सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो इनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। दूसरी ओर किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में हमने मोदी और योगी को वोट दिया था, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी जिसे अब हम दोबारा नहीं करेंगे। 9 महीने से ज्यादा समय से किसानों का आंदोलन चल रहा है। ये इंतजार कितना लंबा चलेगा ये भी साफ नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी का इंतजार अब समाप्त होने वाला है। टीएमसी लगातार चुनाव आयोग से मांग कर रही थी कि पश्चिम बंगाल विधानसभा सीटों के उपचुनाव कराए जाएं ताकि ममता बनर्जी चुनाव जीतकर विधायक बन सके, और अब चुनाव आयोग ने भी टीएमसी को राहत देने का ऐलान कर दिया है। लंबे इंतजार के बाद अब तृणमूल कांग्रेस ने राहत की सांस ली है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बहुप्रतीक्षित उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है और सीएम ममता बनर्जी की टेंशन खत्म हो गई है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस बंगाल विधानसभा के नतीजे आने के बाद से ही चुनाव आयोग से उपचुनाव कराने की मांग कर रही थी, जिस पर अब भारतीय निर्वाचन आयोग ने फैसला ले लिया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की 3 और ओडिशा की 1 सीट के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने 30 सितंबर को भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव कराने का फैसला लिया है। इस तारीख को पश्चिम बंगाल के शमशेरगंज और जंगीरपुर और ओडिशा के पिपली में भी उपचुनाव होंगे। वोटों की गिनती 3 अक्टूबर को होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक 13 सितंबर को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी और वही कैंडिडेट 16 सितंबर से पहले तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। संवैधानिक आवश्यकता और पश्चिम बंगाल राज्य के विशेष अनुरोध पर विचार करते हुए भवानीपुर के लिए उपचुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। हालांकि बंगाल में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन अभी 3 पर ही करवाए जा रहे हैं, जिसमें ममता बनर्जी की पारंपरिक सीट भवानीपुर भी है। दरअसल ममता बनर्जी के कुर्सी पर मंडराते खतरे की वजह से टीएमसी बार-बार चुनाव आयोग से जल्द उपचुनाव की मांग कर रही थी। अगर ममता बनर्जी 5 नवंबर तक विधानसभा की सदस्य नहीं बन पाती तो उन्हें मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से हटना पड़ता। जैसे जैसे यह तारीख नजदीक आ रही थी, तृणमूल कांग्रेस की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और भाजपा कोरोना का हवाला देकर उपचुनाव का विरोध कर रही थी। लेकिन अब चुनाव आयोग ने टीएमसी की गुहार सुन ली है, जिसके चलते टीएमसी में सुकून देखने को मिल रहा है। अब इसके नतीजे क्या होते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि भाजपा की टेंशन बढ़ गई है। आने वाले 30 सितंबर को पश्चिम बंगाल में उपचुनाव हो जाएंगे और 3 अक्टूबर को गिनती हो जाएगी, यानी नतीजे आ जाएंगे। ममता के लिए ये चुनाव जीतना बेहद जरूरी है, नहीं तो उनकी सीएम की कुर्सी चली जाएगी। चुनावों पर नजर राजस्थान में भी थी और राजस्थान में पंचायत चुनाव हुए थे। पिछले 1.5 साल से लंबित पंचायत चुनावों के आज नतीजे आ गए हैं, तो किसे मिली पंचायत चुनावों में जीत? अभी हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को जबरदस्त हार मिली थी और अब राजस्थान पंचायत चुनाव में भी बीजेपी के हिस्से हार ही आई है। राजस्थान के 12 में से 6 जिलों जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर और सिरोही में 3 चरणों में हुए पंचायत चुनावों के परिणाम आ चुके हैं। 6 जिलों की कुल 1564 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें से पंचायत समिति सदस्यों के लिए गिनती में कांग्रेस के खाते में 669, भाजपा के खाते में 550 और 290 सीटें निर्दलियों के खाते में आई हैं। 3 चरणों में कुल 64.68% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। प्रथम चरण में 62.73%, दूसरे चरण में 66.55% और तीसरे चरण में 65.77% मतदाताओं ने वोट डाला। चुनावों में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी पार्टी बीजेपी के बीच ही था, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जिले जोधपुर में इन दोनों पार्टियों को नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की कड़ी चुनौती मिली। कांग्रेस ने चुनाव परिणामों पर खुशी जताते हुए कहा है कि मतदाताओं ने विकास के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ी है और परिणाम बताते हैं कि प्रदेश सरकार के कामकाज से जनता खुश है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी को करारी हार दे दी, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। लेकिन कांग्रेस ने तो केंद्र तक की नाक में दम कर रखा है, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है। बढ़ती महंगाई को लेकर एक बार फिर कांग्रेस ने पीएम मोदी को अपने निशाने पर ले डाला। उनकी चुप्पी को लेकर उनसे सवाल भी पूछ लिया। देखिए रिपोर्ट। देश में बढ़ती महंगाई का असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जिसके चलते सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है और विपक्ष सरकार से सवाल पूछने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सोशल मीडिया पर अभियान चलाकर जनता को जागरूक करने की कोशिशों में लगी हुई है। अब एक बार फिर सरकार को घेरते हुए कांग्रेस ने ट्वीट किया है और उसके साथ एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें पीएम मोदी के पुराने भाषण को भी दिखाया गया है। साथ ही कांग्रेस ने मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं।
पहले जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें ज्यादा होती थीं, तो देश में कुछ पैसे की वृद्धि होने पर हंगामा काटने वाले पीएम मोदी अब तेल और गैस के बढ़ते मूल्यों पर चुप हैं। महंगाई हो या पेगासस जासूसी कांड, कांग्रेस हर मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। हालांकि सरकार पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार वही कर रही है जो वो करना चाहती है। बात करें गैस सिलेंडर की ही, तो मार्च से लेकर अब तक 4 बार रसोई गैस के दामों में इजाफा हुआ है। कांग्रेस पार्टी बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडर के दाम में वृद्धि का पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सभी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी फिर भी चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच की तकरार कोई नई बात तो नहीं है। महंगाई हो या कोई और मुद्दा, देश हित में कांग्रेस लगातार सरकार से जनता के हक के लिए लड़ रही है। लेकिन लड़ाई तो बिहार में भी हक की ही चल रही है। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर हाथ मिलाते हुए दिखे जेडीयू और आरजेडी अब जमीन की लड़ाई के लिए एक दूसरे पर बरसते नजर आ रहे हैं। क्या है मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से किसी बड़े उलटफेर की संभावनाएं जतलाई जा रही थी, क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक सुर में जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे। लेकिन अब जमीनी विवाद में दोनों के बीच फिर तलवारें खिंच गई हैं। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल ने पटना में अपने कार्यालय के लिए अतिरिक्त जमीन की मांग की थी। राजद ने ऑफिस के लिए अतिरिक्त जमीन की मांग करते हुए तर्क दिया था कि आरजेडी बिहार का सबसे बड़ा दल है और हमारा कार्यालय छोटा है। ऐसे में कार्यालय के पास खाली 14,000 वर्ग फीट जमीन राजद को आवंटित कर दी जाए। तेजस्वी ने ट्विटर पर इस बारे में लिखा, जेडीयू कार्यालय 66,000 वर्ग फीट, एमएलए 41, बीजेपी 52,000 वर्ग फीट, एमएलए 74, आरजेडी 19,842 वर्ग फीट, एमएलए 75। तेजस्वी ने कहा कि अब माननीय मुख्यमंत्री से सबसे बड़ी पार्टी राजद के कार्यालय के लिए सबसे कम आवंटित जमीन की सच्चाई पर सवाल पूछ लिया तो आदतन गुस्सा आ गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने इसके साथ ही आरोप लगाया कि जदयू ने विधायकों के फ्लैट तोड़कर जमीन कब्जाई है, जिसके जवाब में अब नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि राजद ने जिस स्थान पर भूमि की मांग की थी वो उन्हें दी गई है। नीतीश ने कहा कि अब क्या आसमान से जमीन खरीद कर लाएं, राजद क्या बोलती है ये वही जाने। 2006 के बाद राजनीतिक दलों के लिए बाकायदा इंतजाम किया गया था। राजद ने जिस स्थान पर भूमि मांगी थी वह हमारी सरकार ने ही दी है। अब क्या आसमान से लाएं जमीन? नीतीश कुमार ने तो अपना जवाब दे दिया है। देखना होगा कि तेजस्वी यादव अब राजद कार्यालय के लिए बड़ी जगह लेने की क्या रणनीति बनाते हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात अफगानिस्तान की। तालिबान ने एक सप्ताह तक अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद 15 अगस्त को काबुल में प्रवेश किया, जिसके कारण राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ने का फैसला लिया। और अब अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी भी हो चुकी है, जिसके बाद से तालिबान का पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा हो चुका है। लेकिन सरकार गठन में पेंच फंस गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद 31 अगस्त से पहले ही अमेरिकी सेना भी अपना साजो सामान छोड़कर अपने देश यानी अमेरिका वापस चली गई, जिसके बाद तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट भी अपने कब्जे में ले लिया और अब अफगानिस्तान में नई सरकार गठन की तैयारी चल रही है। रोज तालिबान के प्रवक्ता सरकार बनाने की तारीख का ऐलान करते हैं, लेकिन तालिबान के अंदर सरकार गठन में एक राय न बन पाने के कारण हर दिन नई तारीख दे दी जाती है। फिलहाल सरकार की जगह तारीखें मिल रही हैं। तालिबान के तमाम गुटों में सरकार गठन को लेकर चल रही रस्साकशी को सुलझाने के लिए अब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद ली जा रही है। जी हां, तालिबान के न्योते पर अब आईएसआई के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद काबुल पहुंचे हैं। उनके साथ अफगानिस्तान में पाकिस्तान के राजदूत मंसूर अहमद खान भी हैं। दावा किया जा रहा है कि तालिबान के साथ इस बैठक में अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता पर बात होगी, जबकि हकीकत में आईएसआई चीफ का मकसद सरकार गठन की दिक्कतों को दूर करना है। इसके साथ ही पाकिस्तान की ओर से तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने की कोशिशें भी तेज कर दी गई हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान में पहली बार खाद्य आपूर्ति से लदा संयुक्त अरब अमीरात का एक विमान काबुल के हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा है। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान की कुछ महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद की और एक विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि हिजाब के बिना महिलाओं की शिक्षा का विचार पश्चिमी है और ये अफगानिस्तान में सांस्कृतिक मूल्यों के अनुकूल नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के आने के बाद से महिलाओं में डर पैदा हो गया है कि अब उनसे उनके अधिकार समाप्त किए जाएंगे। महिलाओं ने प्रदर्शन के जरिए तालिबान से कहा कि वे बुर्का पहनने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें पढ़ने और काम करने का अधिकार दिया जाए। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।